महाभारत के बारे में आप सबने सुना होगा। उसमें एक चरित्र हैं धृतराष्ट्र। उनकी आंखें बंद थीं और उनकी आंखें केवल इसलिए बंद नहीं थीं कि वे नेत्रहीन थे, बल्कि इसलिए भी बंद थीं कि अपने पुत्र मोह में वो सत्ता का हस्तांतरण अपने पुत्र को करना चाहते थे। इसी प्रकार से आज भी हम भारतीय राजनीति में देखते हैं कि परिवारवाद, पुत्र मोह, समाजवाद, अपना आदमी, ये सब चुनावों में देखते हैं। मैं हूं श्रीकांत शर्मा। बिहार से नेटवर्क पर आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं जातिवाद की, परिवारवाद की। क्या डेमोक्रेसी में उनके लिए कोई स्थान होना चाहिए? हमारे साथ मौजूद हैं विजनरी, लेखक, टेक्नोक्रेट डॉक्टर एन.पी. सेन। डॉक्टर एन.पी. सेन बिहार से हैं। अनेक पुस्तकें लिखी हैं, बिहार को बहुत नज़दीक से देखा है और हम इस विषय में बिहार के संदर्भ में भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि आज की राजनीति में कितने ही परिवार ऐसे हैं जो कि अच्छे नेताओं को पीछे छोड़ के अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, या पुत्र मोह के तो बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इससे भी थोड़ा सा आगे चलें तो जब चुनाव होते हैं तो मतदाता ये खोजता है कि जो वोट उसने देना है वो अपने आदमी को दे। अपने आदमी की परिभाषा जातिवाद से भी हो सकती है, अपने आदमी की परिभाषा परिवारवाद से भी हो सकती है, अपने आदमी की परिभाषा किसी और तरीके से भी हो सकती है। तो ये जो भारतीय राजनीति में प्रभाव है अवसरवाद का, परिवारवाद का, इससे आम आदमी की स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है? शर्मा जी, आपका ये प्रश्न है। मैं इस प्रश्न पर बहुत दिनों से सोच रहा हूं। जातिवाद के अगेंस्ट में पूरी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा है कि जाति प्रमोट होना चाहिए। सो जातिवाद के अगेंस्ट में प्रोस्टिट्यूशन, रिलीजन के अगेंस्ट में प्रोस्टिट्यूशन, रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है लेकिन रिलीजन के सपोर्ट में भी नहीं, लेकिन जातिवाद के अगेंस्ट में है। सब लोग बोलते हैं जातिवाद हटाओ। सवाल उठता है, जातिवाद कब से? 100 साल से, 1000 साल से, 10,000 साल से? 10,000 साल से जो चीज है वो 10 दिन में हटा देंगे क्या, या 10 साल में हटा देंगे क्या, या 100 साल में हटा देंगे क्या? नहीं, हटाने की तो बात हो रही है, होती है, और हटाने की बात भी वो करते हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। लेकिन पहले अगर हम ये बात करें कि जातिवाद से आम आदमी पर क्या फर्क पड़ता है, क्या उसकी समस्याएं हल हो जाती हैं? ठीक है, पहले आप समस्या हल की बात कर रहे हैं। मैं पहले लेट अस सी कि जाति बनाया क्यों? जाति कब बना? जब कागज और कलम नहीं था। जाति तब बना जब लिखावट नहीं होती थी। जाति तब बना जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का लॉ नहीं था। जाति तब बना जब शिक्षा का कोई माध्यम नहीं था। तो सवाल उठता है कि टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि लोग पढ़ाई करते हैं। जब टेक्नोलॉजी थी पुराने जमाने में, जैसे आप ले लें मूर्ति का, मट्टी का चीज बनाना, सुनार अलग है, लोहार अलग है। लोहार सुनार का काम नहीं कर सकता, सुनार लोहार का काम नहीं कर सकता। मट्टी का मूर्ति बनाने वाला लकड़ी का मूर्ति नहीं बना सकता। लकड़ी का मूर्ति बनाने वाला पत्थर पर मूर्ति नहीं बना सकता।
पेंटिंग नहीं कर सकता। ये सारी चीज टेक्नोलॉजी है। 3 टेक्नोलॉजियों में हजारों साल से इंडिया में टेक्नोलॉजी कैसे सस्टेन करेगी, पहले ये सोचिए। और यदि टेक्नोलॉजी सस्टेन करी तो आज की डेट में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, हमने कोई चीज इन्वेंट किया तो उसका इनकम हमें आना चाहिए, आप कम्पीट नहीं कर सकते। यही कहा था ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो मैंने एक टेक्नोलॉजी करी कि चांदी की वेल्डिंग कैसे कर जा सकते हैं। भैया देखिए, मेटल को जोड़ना आसान काम नहीं है। लोहा को लोहा से जोड़ने का तरीका अलग है, सोना को सोना से जोड़ने का तरीका अलग है, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम जोड़ ही नहीं सकते, पीतल को पीतल से जोड़ने का तरीका अलग है। तो ये टेक्नोलॉजी जो क्राफ्टमैनशिप है वो एक टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है इंडिया में और उसको कंटिन्यू किया है हजारों साल। तो कैसे कंटिन्यू हुआ? फादर टू सन, सन टू ग्रैंडसन। पढ़ाई होके हुआ, पढ़ाई नहीं होके हुआ। कब बाप से बेटा कैसे सीखता है? बाप से बेटा तो ऐसे सीखता है ना कि बाप को काम करते हुए देखता है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी बात को। पहली चीज आपने कही कि एक ट्रेड दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, और जबकि आप ये कह रहे हैं कि बाप से बेटा सीखता है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी को कुछ सिखाया जाए वो उस काम को कर सकता है। तो जहाँ सिखाने का प्रश्न आता है वहाँ सिखाकर जो है वहाँ कास्टिज्म की बात नहीं आती, वहाँ स्वार्थ की बात आती है कि जो नीचे का व्यक्ति है वो नीचे ही रहे, जो ऊपर का व्यक्ति है वो ऊपर रहे। आपकी बात से मैं पार्शियली सहमत हूं। नीचे और ऊपर की बात नहीं है। सवाल उठता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आपने कोई किताब लिखी है, उसकी रॉयल्टी आपको आती है, आपके बाद आपके बेटे को आएगी ना। इंटेलेक्चुअल राइट प्रॉपर्टी राइट में आपका बेटा आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हकदार है। उसी तरह से हमने चांदी को चांदी से जोड़ने की एक टेक्नोलॉजी डेवलप। उस टेक्नोलॉजी को आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, लेकिन हमारा बेटा तो इस्तेमाल कर ही सकता, तो उसको राइट है, हमारे मरने के बाद वो करेगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के मेंटेन करने के लिए कास्टिंग मैंने आप इमेजिन करके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया में ब्रिटिश के आने के पहले नहीं था, अंग्लो पीरियड में भी नहीं था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाज इन्वेंटेड इन यूरोप, लेकिन इंडिया में ये तो उस जमाने में हुआ कि जब लोहार प्रोफेशन बना, तभी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि लोहार का काम लोहार ही करेगा। लोहार की बेटी की शादी भी लोहार से ही होगी, क्योंकि बेटी भी टेक्नोलॉजी ले जाती है। बेटा को तो पढ़ा लिया आपने, लेकिन बेटी को तो आप नहीं पढ़ाते हो घर में हिंदुस्तान में, लेकिन बेटी सीखती रहती है कि भाई फादर क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है। वो नॉलेज तो होता है, इसलिए बेटी की शादी भी दूसरे जात में नहीं करती, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पार्ट है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन ये ले लीजिए कि बिहार के कास्ट, लेट अस कम ऑन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट एंड पॉलिटिक्स में कास्ट का आदमी वोट देने से पहले एक वोटर क्या सोचता है वो अलग सोच है। एक कैंडिडेट है जिसको वोट चाहिए, वो क्या सोचता है वो अलग है। एक कैंडिडेट है जो जीत करके एमएलए हो गया, वो क्या सोचता है। एमएलए बन गया लेकिन मिनिस्टर नहीं बना, मिनिस्टर बन गया तो क्या सोचता है, चीफ मिनिस्टर बन गया तो क्या सोचता है। ये चारों आदमियों की सोच अलग अलग है। ऊपर से चले, नीचे से पहले बजाय ऊपर से ही चले, तो बिहार में कितने चीफ मिनिस्टर बने हैं जब से इंडिपेंडेंस हुआ है, और वो चीफ मिनिस्टर ने अपने कास्ट के लिए क्या किया। सवाल इस सवाल पे हम बाद में आए हैं। पहले तो ये कि जब टिकट दिया जाता है चुनाव में तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि इस व्यक्ति को टिकट दिया जाए। चार व्यक्तियों का पर कोई कंसिडरेशन हम रखते हैं, तो उसमें से एक व्यक्ति को टिकट अगर देना है तो क्या कंसिडरेशन है। एक कंसिडरेशन कास्ट का भी होता है। क्या होता है?
वो किस लिए होता है? मैं आपसे जो सवाल पूछा थोड़ा डाइवर्ट कर दिया हमारे टॉपिक को, लेकिन चलिए मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। कैंडिडेट इंडिया में दो तरह के होते हैं। एक पार्टी कैंडिडेट खड़ी करती है, एक आप खुद खड़े हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि आप पॉलिटिक्स में नौकरी करना चाहते हैं कि अपनी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। यदि पॉलिटिक्स में नौकरी करना चाहते हैं तो आप पार्टी को जाएं और पार्टी से पैसे लें, पार्टी से टिकट लें, और आपकी व्यू नहीं चलेगी, पार्टी की व्यू चलेगी। पार्टी के व्यू के अगेंस्ट में आप असेंबली में वोट भी नहीं दे सकते। वोट देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। माने आप तो बेसिकली पॉलिटिक्स में नौकरी करने जाओ। यदि आप रियली पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आप अपना इंडिपेंडेंट खड़े होइए। तो इंडिपेंडेंट खड़े होने में खर्चा ज्यादा है, वहां तो पार्टी आपको पैसे देती है खर्च करने के लिए। तो सारे लोग पार्टी में नौकरी करने जाते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करने जाते हैं। तो यदि पार्टी में नौकरी करने आप आए हैं, हमसे नौकरी मांग रहे हैं, तो हम देखेंगे ना कि आपको नौकरी देने से हमको क्या फायदा। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि हमको तो तभी फायदा होगा कि जब जीत के आएंगे आप। लेकिन अगर इसी को हम पलट दें कि हम मतदाता के दृष्टिकोण से देखें, मतदाता के सामने किसी भी चुनाव में 10 कैंडिडेट हैं या 12 कैंडिडेट हैं, 15 कैंडिडेट हैं, उसका दृष्टिकोण क्या रहता है कि हम किसको मत दें? अब मैं पहले आपके पहले क्वेश्चन का पूरा जवाब दे दूं कि आप पार्टी से टिकट लेने गए, पार्टी आपको टिकट क्यों दे? उस क्वेश्चन का भी पहले लेट मी कंप्लीट दैट आंसर कि यदि पार्टी से आप टिकट लेने गए हैं और पार्टी आपको टिकट क्यों दे, तो पार्टी सबसे पहले देखेगा कि जीतेगा भी कि नहीं जीतेगा। यदि नहीं जीतेगा तो हम टिकट क्यों दे, हमारा टिकट बर्बाद हो रहा। तो विनेबिलिटी सबसे पहली फैक्ट्री आ जाती है। यदि आप लाठी मार के भी जीत सकते हैं, वो भी एक विनेबिलिटी है। तो टिकट तो आपको तभी मिलेगा कि यदि आपके पार्टी के चीफ को पता है कि आपकी जीतने की उम्मीद ज्यादा है। यदि जीतने की उम्मीद कम है तो टिकट नहीं देगा। अब क्यों देगा? अब दूसरे सवाल आपने पूछा कि जो आज वोट दे रहा है वो क्या सोचता है। ये तो जो कैंडिडेट की बात की आपने और पार्टी की बात की। अब आपने दूसरा सवाल है कि आप मतदाता की तरफ से, हाँ, मतदाता के हिसाब से मतदाता को, बिहार के सारे मतदाता इतने वाही है कि उनको पता है कि ये जीतेगा कि नहीं जीतेगा। जीतेगा तो एमएलए बनेगा कि नहीं बनेगा, और एमएलए बनेगा तो वो विनिंग पार्टी का एमएलए बनेगा कि अपोजिशन पार्टी का एमएलए बनेगा, और विनिंग पार्टी का एमएलए बनेगा तो मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी उस कैंडिडेट से ज्यादा उस वोटर को है। इसलिए वोटर इसलिए वोट नहीं देता है कि ये जीत जाएगा। वोटर इसलिए नहीं वोट देता है कि ये मिनिस्टर बन जाएगा। वोटर इसलिए नहीं वोट देता है कि ये हमारा काम मिनिस्टर बनने के बाद करेगा। वोटर इसलिए वोट देता है कि हमारे रोजमर्रा के काम ये मेरे साथ खड़ा हो। इसलिए मैं वोट देता हूं कि भाई आपको खड़े हो, क्योंकि आप मेरी दुख और दर्द और खुशी में आप आते हो सबसे पहले। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है, उसी को वोट देते हैं। नहीं, वो दूसरी तरफ मैंने यदि उस कैंडिडेट को वोट दिया, यह सब कुछ सोच के जो आपने बताया जी, तो क्या वो जीतने के बाद वैसा करता है जो मैंने सोचा?